अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 8 वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। काफ़ी कुछ हम कवर कर चुके थे। मज़ीद जो है ये जो हम फाइल यूज़ कर रहे थे लास्ट टाइम, इसी फाइल को हम यूज़ करेंगे। और इस फाइल में हमने ये काम किया था। सो ये जो है हम फाइल या तो डिलीट कर देते हैं। इस फाइल को जो है मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे फ़िलहाल। और हम जो है न्यू फाइल बनाएंगे एक, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, काफ़ी काम कर चुके हैं इस पे। सो ये जो फाइल्स हैं इतनी सारी जो हैं, इसको हम यूँ करते हैं कि यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाते हैं ओल्ड के नाम से, और ये सारी फाइल्स उठा के, नहीं, हाँ ठीक है, सारी फाइल्स उठा के, नहीं, ये वाली सारी फाइल्स उठा के इसमें मूव कर देंगे। ये एक ही फाइल रखेंगे, इस पे जो है हम काम करेंगे। सो इसमें भी हम यूँ करेंगे कि जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट डाटा है ये उड़ा देंगे और रखेंगे जस्ट बॉडी जिस पे हमने काम करना है। ओके, सो बॉडी तैयार है हमारे पास। अब इसमें जो है लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था इनलाइन सीएसएस यूज़ किया था। आज जो है सबसे पहला काम जो है इनलाइन सीएसएस का तरीका वही है। हर टैग में जाके आपने जो भी सीएसएस करना है या जिस तरह भी जो भी डिज़ाइन करना है आप उसे इनलाइन सीएसएस में कर सकते हैं। आज का जो लेक्चर है इंटरनल सीएसएस पे है। इंटरनल सीएसएस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस तकरीबन सेम है, बस एक से दो चीज़ों का फ़र्क है उसमें कि इंटरनल सीएसएस जो है इसी फाइल के अंदर यूज़ होता है। एक्सटर्नल सीएसएस जो है उसके लिए जो है हमें अलहदा से फ़ाइल बना के इसमें लिंक करवानी पड़ती है। सो जब हम उसमें जाएंगे तो एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करेंगे तो उसको भी हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब जो है हम इंटरनल सीएसएस का इंट्रोडक्शन में देने लगा हूँ। यहाँ पे जो है जस्ट मैं एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ, और पैराग्राफ में हम क्या करते हैं कि ये पैराग्राफ लिखा, सेव किया। सेव करने के बाद इसी फाइल को ओपन करेंगे हम, और तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया। इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिख दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे पहले इनलाइन स्टाइल था तो यहाँ पे हम स्टाइल लिखते थे और इसको हम कलर रेड दे देते थे। तो क्या करता था, ये हमारी कमांड को फॉलो करते हुए कलर इसका रेड कर देता था। सेम एज अब यही काम हम इंटरनल सीएसएस में करेंगे। इंटरनल सीएसएस में जो है मैं पहले पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इंटरनल सीएसएस में हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बाय टैग भी यूज़ कर सकते हैं इनको, और उसके बाद जो है बाय क्लास यूज़ होता है सीएसएस, और बाय आईडी। ये तीन चीज़ें हैं यूज़ करने के लिए। तो हम पहले जो है बाय टैग करेंगे। इंटरनल सीएसएस को इस्तेमाल करने के लिए ये जो टाइटल है हेड के अंदर रहते हुए और टाइटल से नीचे पहले नंबर पे जो आता है टैग यहाँ पे स्टाइल, और स्टाइल का टैग स्टार्ट करना है और एंड करना है। इसके अंदर टाइप लिख देनी है टेक्स्ट बाय सीएसएस। इसका मतलब क्या होगा कि हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखने लगे हैं और इसके अंदर लिखा क्या जाएगा टेक्स्ट का, सीएसएस का। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ स्टाइल लिखना चाह रहे हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है, लिख देंगे तो भी आपकी मर्ज़ी है, काम चल जाएगा। ठीक है, काम नहीं रुकेगा। तो अभी जो है इस स्टाइल के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले बाय टैग हमने किस टैग पे काम करना है, पी पे। तो यहाँ पे इसे बताएंगे हम, पी एक टैग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम करली ब्रैकेट जो है स्टार्ट करेंगे और एंड कर देंगे। याद रखें जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करनी है साथ ही पहले उसका एंड लिख लें, बाद में भूल जाते हैं तो आपका कोड जो है काम नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट मैंने स्टार्ट की, साथ ही मैंने क्या किया, ब्रैकेट उसकी साथ ही क्लोज कर ली। ठीक है, फिर इसके अंदर जो है मैंने लिखना है, एंटर लगा लें या वैसे ही लिखना शुरू कर दें, आपकी मर्जी है। इसके अंदर अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेम वही प्रॉपर्टी लिखूंगा जो मैंने इनलाइन में लिखी थी। ठीक है, यहाँ पे अब करली ब्रैकेट लिखी है तो करली ब्रैकेट के अंदर जो भी काम होगा इस पी पे होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको अच्छा चलें सेव करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसने रेड कर दिया, वो पहले से रेड था तो इसको मैं ब्लू करके दिखा देता हूँ। तो देखें हमारा काम हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और इससे पहले जो है H3 ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं कोई भी टॉपिक का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं। देखें इसको उसने ब्लू नहीं किया। ठीक है, वो ब्लू इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमने बाय टैग उसको कॉल किया। हमने कहा कि पी टैग बॉडी में चेक करो
जितने भी पी आपको नज़र आएंगे उसका कलर्स क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे मैं एक और पी ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पी लिया और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ न्यू, ठीक है, कुछ भी लिख दें, सेव किया, रिफ्रेश किया। सो नाउ अब देखें यहाँ पे क्या है कि पहला पैराग्राफ भी ब्लू है, दूसरा पैराग्राफ भी ब्लू है। ये तो वैसे बॉडी का हिस्सा नहीं है क्योंकि ये मैंने नीचे वैसे लिखा हुआ है सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। तो उसके बाद जो ये चीज़ है हमारे पास, ये हमारे पास हेडिंग है। तो इसको अब कलर चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा इसी स्टाइल टैग के अंदर और इसके अंदर रहते हुए ये करली ब्रैकेट जहाँ पे ख़त्म हो रही है इससे नीचे लिखूँगा H3 जो भी हमारा टैग है, फिर स्पेस देके करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट जो है क्लोज करूँगा और इसके अंदर इसका कलर कर दूंगा मैं, कुछ भी लिखें जो आपने लिखना है यहाँ पे। अब देखें उसने सिर्फ उसी का कलर चेंज किया है, ठीक है। ये है बाय टैग। बाय टैग चीज़ें इस्तेमाल कैसे होती हैं, इस तरह से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है H3 को जो है H4 कर देता हूँ मैं। तो अभी क्या करेगा, ये H4 का जो है स्टाइल नहीं होगा, बाकी H3 का और पैराग्राफ का टैग जो है वो इम्प्लीमेंट इस पर हो गया। तो इस तरह से जो है हम क्या करते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अब क्या होगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं तकरीबन 100 पैराग्राफ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये इतने सारे पैराग्राफ लिखे मैंने। अब मैं जाके चेक करूँगा, रिफ्रेश किया तो अब देखिए सारे पैराग्राफ्स मेरे ब्लू हो गए हैं। अगर यही काम मैं इनलाइन CSS में करता तो मुझे एक एक पैराग्राफ पे जाना पड़ता, फिर मैंने वहाँ पे एट्रीब्यूट देनी पड़ती स्टाइल की, फिर मुझे एक एक पैराग्राफ में लिखना पड़ता कि इसका कलर ब्लू करो, फिर मुझे अगर इसके अंदर ब्लैक बैकग्राउंड देना पड़ता तो फिर मैं सारे पैराग्राफ में जाके कहता कि यहाँ पे आप इनका जो बैकग्राउंड है तो वो आप कर दें ये वाला, तो फिर मुझे सब में जाके करना पड़ता, तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम बनती, टाइम टेकन होता। तो इसका शॉर्टकट क्या बताया है, शॉर्टकट यही है कि जितने भी पैराग्राफ हैं सब पे आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय टैग। यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, उसके बाद ये बाय टैग आप लोगों को समझ आ गया होगा होप सो। बाकी CSS की प्रॉपर्टीज़ वही जो कल हमने पढ़ी थी, मार्जिन, पैडिंग, फॉन्ट साइज, फॉन्ट चीज़ें वही हैं। तकरीबन आज एक देखेंगे, एक दो चीज़ें और सीखेंगे इसमें। अच्छा, यहाँ पे दूसरे नंबर पे है बाय क्लास। बाय क्लास हम कैसे काम करते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये 100 पैराग्राफ का हमने डिज़ाइन तो कर लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से कुछ जो है डिफरेंट डिज़ाइन के हो, कुछ डिफरेंट डिज़ाइन के हो, या सारे डिफरेंट डिज़ाइन के हों। तो हम क्या करेंगे, तो हमारी पहली कंडीशन जो है वो ट्रू होती है कि हम इनलाइन CSS कर लें जाके। इनलाइन नहीं करना तो फिर हम बाय क्लास काम करेंगे। बाय क्लास कैसे करेंगे, यहाँ पे आऊँगा मैं, इस पैराग्राफ में आके मैं लिखूँगा क्लास इक्वल डबल कोटेशन। इसको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट है ये, ठीक है। तो एट्रीब्यूट में हमने क्लास दी है, क्लास के एट्रीब्यूट में क्या देंगे, यहाँ पे क्लास दे देता हूँ मैं, यहाँ पे पैराग्राफ 1। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अभी इस क्लास पे कोई काम नहीं हुआ। सो अभी जो है मैं ये जो है इस वाले CSS को कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये हमने अभी इस पर हमने काम नहीं करना, ठीक है। ये मैंने कमेंट कर दिया। अच्छा, अब मैं नीचे बाय, यहाँ पे मैं एक और चीज़ कमेंट का बता देता हूँ। कमेंट कैसे करते हैं कि CSS के अंदर जो है कमेंट इस तरह से किया था, / और स्टैरिक, फिर स्टैरिक और / इसके दरमियान जितना भी कोड होगा वो आपका कमेंट हो जाएगा। कमेंट कैसे होगा कि वो आपका प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहेगा लेकिन लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब जो है यही कुछ कमेंट यहाँ पे लिखने, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बाय क्लास, ठीक है। बाय क्लास यहाँ पे मैं काम शुरू करने लगा हूँ। अब इससे नीचे आ जाते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास को यूज़ करने का तरीका क्या है, डॉट के बाद आपने कोशिश करें इस क्लास को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। अगर आपका माइंड ज़्यादा ही पावरफुल है आप लिख सकते हैं, तो एग्जैक्टली वही स्पेलिंग आप वहाँ पे लिख लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरह, अगर इस तरह की कोई क्लास मिल जाए आपको तो बेटर है कि आप कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लिखना जो है, लिखने में कोई एक भी स्पेलिंग इधर उधर हुआ तो काम नहीं करेगा। इसको भी आपको टेस्ट करवा देता हूँ। अच्छा, ये पैरा 1 है, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेम एज बाकी काम वही होगा जैसे हमने ऊपर ये कलर शलर किया था। तो इसमें आके जब मैं अभी इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखिए अभी किसी पे कोई CSS इंप्लीमेंट नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो इसको मैं जो है कलर कर दूंगा रेड। जैसे ही सेव करूंगा, रिफ्रेश करें, अब जिसको क्लास पैरा 1 है उस पर क्या किया उसने, कलर रेड कर दिया कलर रेड हो गया ये, ओके। अब क्या करता हूँ मैं, अब मैं चाहता हूँ कि इनमें से तकरीबन जो है सेम इसी कलर में आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सेम यही क्लास मैं उन जिन को मैं डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ
उनको जाके ये क्लास दे आऊँगा। ठीक है, अब मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो अब देखें जिसको मैंने ये वाली क्लास दी है उसके ऊपर वही स्टाइल जो है इम्प्लीमेंट हो गया है जो मैं इस क्लास के ऊपर डिज़ाइन करके आया हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैकग्राउंड लिख लेता हूँ ब्लू, तो सेव रिफ्रेश करें। अब देखें तो वो क्या काम कर रहा है, सिर्फ उसी पे जो है स्टाइलिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या काम हुआ। अब यहाँ पे एक और मैं क्लास देता हूँ, इस पैराग्राफ को जो है मैं क्लास दे देता हूँ यहाँ पे पैरा 2। अक्सर ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो लकीर का फ़कीर होते हैं, सर आपने पैरा 1 2 दिया था तो हमने भी यही दिया था। कंपलसरी नहीं है कि आप इन्हीं को फॉलो करें या यही लिखें। क्लास का मतलब ये है कि आपने क्लास देनी है और कोई भी हो सकती है। कोशिश ये करेंगे आप क्लास वो देंगे जो उस टॉपिक से रिलेटेड होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई भी वेबसाइट खोल लेता हूँ, जैसे गूगल ही है हमारे पास। ठीक है, ये गूगल ओपन किया मैंने, तो अब यहाँ पे एक ये टेक्स्ट लिखा हुआ है या इमेज लगी हुई है, तो इसको अगर आपने क्लास देनी है तो आप क्या देंगे, गूगल, क्योंकि गूगल एक टाइटल है ना, तो जिस टाइटल की हेडिंग होगी उसी हिसाब से जो है आप इसको वही दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक वेबसाइट खोली है, थीमियो प्रेस्ट है या जो भी है, एक यहाँ पे मैं और खोल लेता हूँ या कुछ भी खोल लें, चलें ये लोड हो गई है। ओके, अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें बनी हुई हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे ये इस वाले सेक्शन को मैं एक क्लास दूंगा, तो मैं क्या क्लास दूंगा, इस वाले सेक्शन को मैं इस हेडिंग में से कोई एक क्लास दूंगा उठा के, या इस हेडिंग से रिलेटेड खुद से मैं लिखूंगा ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो, काम करने में मेरे लिए आसानी होगी कि मैं चेक करूंगा कि इससे रिलेटेड कोई पीछे क्लास है या नहीं है। मज़ीद आगे हम काम करते हैं तो देखते हैं किस तरह से काम होता है। ओके, यहाँ पे मैं जैसे लिख लेता हूँ सेव रिफ्रेश। अच्छा ये देखें, अब इसमें क्या हुआ है, मैंने टेक्स्ट चेंज कर दिया, तो इसकी मैं क्लास क्या दूंगा, मैं क्लास दे दूंगा इसको साइट टाइटल है। ये मैंने एक क्लास दी है, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा। अभी मैं क्या करूंगा, इस क्लास को यहाँ से कॉपी करूंगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा इधर ब्रैकेट से बाहर आके यहाँ पे डॉट, और ये वही क्लास जो है मैं पेस्ट करूंगा। क्लास हमेशा डॉट के साथ यूज की जाती है। ठीक है, स्पेस करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट क्लोज, इनके दरमियान में मैं लिख दूंगा कलर ऑरेंज, पता नहीं होता है या नहीं होता है, तो हो गया। अब क्या हुआ है, अब उसने ऑटोमेटिकली क्या किया, सिर्फ इसी क्लास को किया। अब अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कोड होगा तो आपने अगर इसको ढूंढना होगा कि रोगी नेटवर्क जो लिखा हुआ है इसकी क्लास क्या हो सकती है या इसका पैराग्राफ कहाँ पे हो सकता है, तो आप इजीली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि साइट टाइटल कहाँ पे दिया हुआ, तो ऑटोमेटिकली आपको ढूंढने में भी आसानी हो जाएगी। तो क्लास जो आपने कोशिश करनी है उससे रिलेटेड देनी है, हेडिंग से रिलेटेड। ये पैरा 1 पैरा 2 सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा था, तो सेम ये क्लासेस आपने यूज़ नहीं करनी, कोशिश करेंगे चेंज करके आप यूज़ करेंगे। होप सो क्लास की भी समझ आ गई होगी। ओके, अब थर्ड नंबर पे मैंने लिखा था बाय आईडी। अब ये तीनों रिमूव कर देता हूँ, बाय आईडी पे काम करने शुरू कर लें। बाय आईडी, ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ आईडी, सेम एज वही एट्रीब्यूट जैसे हमने क्लास में लिखा था, क्लास इक्वल डबल कोटेशन, इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे आईडी इक्वल डबल कोटेशन। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मैं आईडी दे देता हूँ। आईडी लिखने का भी तरीका होता है, ठीक है, तो वो तरीकाकार कैसे होता है वो भी मैं आपको जो है बता देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई पैराग्राफ, GRAPH होता है आई थिंक। ये मैंने लिखी आईडी एक, माई पैराग्राफ, ये मैंने आईडी दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद रिफ्रेश किया, अभी देखें यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, तो इसको जो है मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं CSS में जाऊँगा, यहाँ पे आऊँगा। यहाँ पे आने के बाद अब मैं क्या करूँगा, कर्ली ब्रैकेट के बाद आईडी को कैसे यूज़ करते हैं, आईडी को यूज़ करने के लिए हम हैश का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हैश वो आपकी आईडी जो आपने यूज़ की है, सेम एज बाकी CSS का काम वही है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करली क्लोज। यहाँ पे कलर दे दें पर्पल, कुछ भी आपने जो इसका भी जो भी यूज़ करना है, कलर मैंने कर दिया पर्पल। सेव करें, रिफ्रेश करें। अब देखें यहाँ पे कौन सा पर्पल है, आई थिंक सो यही है। ठीक है, इसको फुल जूम करके दिखा देता हूँ, होप सो वाज़ेह हो जाएगा। ये पर्पल कलर आ गया यहाँ पे। तो अब क्या है, हमने सबसे पहले देखा बाय टैग कैसे काम करते हैं, फिर मैंने देखा कि बाय क्लास कैसे यूज़ करते हैं, बाय आईडी कैसे यूज़ करते हैं। तो अब इसमें एक डिफरेंस बता देता हूँ कि आईडी क्यों यूज़ होती है और क्लासेस क्यों यूज़ होती हैं, बाय टैग क्यों यूज़ होते हैं। जहाँ पे आपने
एक ही चीज़ 100,000 प्लस टाइम जो है रिपीट करनी हो तो आप वहाँ पे कोशिश करेंगे या तो क्लास यूज़ करें या आईडी यूज़ करें, या आईडी सेम है सबकी या पैराग्राफ जैसे हैं तो क्लासेस सेम होंगी, या बाय टैग यूज़ कर लें। अगर आपने किसी को यूनिक बनाना है तो उसके लिए कोशिश करें आईडी पे काम करें या क्लास पे काम करें। आईडी जो है वो हमेशा एक ही आती है। किसी भी टैग को, जैसे पी है, डिव है, हेडिंग्स है, स्पैन है, मार्क है, डेल है, अंडरलाइन है, कुछ भी जितने भी टैग्स हैं सारे, उसमें अगर किसी चीज़ को आपने आईडी देनी है तो आईडी सिर्फ एक ही देंगे, जो मर्जी दे दें। उसके टाइटल के हिसाब से देंगे तो बेटर है, अगर डिफरेंट भी देना चाहें तो कोई इशू नहीं है। तो आईडी एक ही आती है। अब क्लास क्या काम करती है, क्लास आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्लास आप डिफरेंट यूज़ कर, जैसे एक मैंने क्लास दी है, यहाँ पे स्पेस डाल के यहाँ पे आप जो है न्यू क्लास यूज़ कर सकते हैं। अब इनके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या है? रूल्स ये हैं कि क्लास के जब स्पेस आ गई एक तो वो समझता है कि यहाँ पे दो क्लासेस का इस्तेमाल किया गया। फॉर एग्जाम्पल अक्सर लोग कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैंने यहाँ पे न्यू क्लास एक ऐड की, वो वर्क नहीं कर रही। प्रॉब्लम क्या है कि भाई आपने न्यू क्लास ऐड किए लेकिन यहाँ पे आपने स्पेस दे दी, इनके दरमियान स्पेस दे दी है। दैट मीन्स क्या हुआ है कि उसने उसको दो क्लास कंसीडर की हैं, कि एक न्यू की अलग क्लास है, पैरा 1 की अलग क्लास है और क्लास की अलग क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्पेस नहीं देना। तो यहाँ पे आप अगर देना भी चाहें तो क्या दे सकते हैं, दो चीज़ें, सिर्फ एक अंडरस्कोर दे सकते हैं और दूसरे नंबर पे हाइफन दे सकते हैं, जिसको आप डैश कह लें या कुछ भी कह लें। तो ये दो चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें में भी हो सकता है डॉट यूज़ करें। डॉट यूज़ करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे CSS में मसला होगा, डॉट आप यूज़ नहीं कर सकते, कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। अंडरस्कोर और हाइफन ये दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, इसमें जो मर्ज़ी यूज़ करें। और सेकंड नंबर एक और चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि क्लास के अंदर आप कोशिश करेंगे कोई भी कैपिटल वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। सब कुछ जो है स्मॉल लेटर्स जो हैं वो यूज़ करेंगे। इसका एक रूल ये होता है, वो ये होता है कि आप पहला लेटर जो है वो स्मॉल यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे ये है। अगर आप हाइफन नहीं देना चाह रहे तो आप सेंटर में दूसरा वर्ड जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है उसका पहला लेटर कैपिटल लिख सकते हैं। ये इनके रूल्स हैं। उसमें होता क्या है, अगर आप इसको क्लास सिर्फ क्लास लिख लेते हो, क्लास एक कीवर्ड है CSS का खुद का, तो वो क्या करता है कि वो उसको प्रोग्राम का हिस्सा नहीं समझता, वो उसको एक फंक्शन का हिस्सा समझ लेता है। दैट मीन्स कि ये एक फंक्शन है तो ये CSS नहीं है, ये एक फंक्शन है, इसको मैंने यूज़ करना है। फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शन बना होगा वो उसको यूज़ करेगा, तो आपका डिज़ाइन बिगड़ सकता है या चल ही नहीं सकता, ये कुछ हो सकता है। तो इसलिए जो है इनमें ख़ास ख्याल रखना होता है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा न्यू, तो यहाँ पे आप कैपिटल लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप शुरू में कोई भी इंटीजर नंबर यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ कर लेंगे काम भी चल जाएगा, लेकिन एक रूल है जो CSS का, उसको फॉलो करते हुए आप पहले नंबर पे पहला जो लेटर है वो आप इंटीजर यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे आप लास्ट पे जितने मर्जी नंबर यूज़ कर लो, कोई भी नहीं रोकेगा आपको। यहाँ पे आप जितने मर्जी नंबर यूज़ कर ले, कोई नहीं रोकेगा। 0 यूज़ करें, 1 यूज़ करें, कुछ भी करें, हर एक के बाद हाइफन लगाना है, कुछ भी लगा लें, कुछ भी लगा लें। तो ये कंप्लीट जो है आपकी एक क्लास बनती है, ठीक है। तो ये क्लास का रूल है। और आईडी का रूल सेम यही है। यहाँ पे आप स्पेस नहीं दे सकते, स्पेस देंगे तो आईडी वो होगी नहीं, क्योंकि आईडी हमेशा एक ही यूज़ होती है, ठीक है। स्पेस का मतलब होता है कि दो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर सेम मैंने जैसे ये पहले से ही लिखा हुआ था, माई मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा, पैराग्राफ का P मैंने कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, होप सो समझ आ जाए, ठीक है। तो P जो है पैराग्राफ का मैंने सिर्फ P कैपिटल लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि आईडी का और क्लासेस का जो केस है वो यही होता है। तो क्लासेस में हम दो क्लास यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने जो है वो दो क्लासेस का यूज़ किया था, तो इसलिए मैंने उनमें स्पेस दे दिया। और इसका जो है केस सेंसिटिव वाला सीन किया, यहाँ पे सेट कर दिया। यहाँ पे जो है एक ही आईडी आई तो मैंने यहाँ पे एक ही कर दिया। होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा। मज़ीद जो है हम इसमें बाकी चीज़ें कवर कर लेते हैं, क्लासेस आईडी और जितना भी ये कोड है या बाय टैग है, बाय आईडी, बाय क्लासेस, जो भी हम यूज़ करेंगे ये आगे हम सारी चीज़ें जो है इस्तेमाल करते जाएंगे। इसको हम सेव करके रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं यहाँ पे जितना भी जो भी काम हुआ है। इसका एक्चुअल साइज़ दिखा देता हूँ। एक्चुअल साइज़ ये था, ठीक है, और इसका तकरीबन ये है। इसको आप रिफ्रेश करके देखें तो अभी तक का जितना भी काम है हमने यहाँ पे किया है। होप सो इसमें आपको समझ आ गया होगा कि बाय आईडी, बाय टैग और बाय क्लास कैसे काम करते हैं। मज़ीद जो है हम दूसरे नंबर पे देखते हैं कि इसमें दूसरे नंबर पे मज़ीद हम क्या करेंगे।
वेबसाइट में कुछ लेआउट्स होती हैं, जैसे कि वेबसाइट में आपको यहाँ पे एक दिखा देता हूँ। एक ये ओपन कर लेते हैं, दूसरे नंबर पे गूगल कर लेते हैं, थर्ड नंबर पे फेसबुक कर लेते हैं, फोर्थ नंबर पे कुछ भी कर लें। यहाँ पे एक वेबसाइट ये ओपन है, एक ये ओपन है, फेसबुक ओपन हो गई है और ये एक ओपन हो रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वेबसाइट की कुछ लेआउट समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम देखते हैं कोड के थ्रू के इसमें लेआउट्स हम कैसे बनाते हैं। इस वेबसाइट को डिस्कस करते हैं। ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ठीक है। ये एक एसईओ वेबसाइट है। एसईओ लाइक वो दूसरी एसईओ नहीं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पे आप सर्चिंग करते हो, ये वो वाली वेबसाइट आ गई, ठीक है। यहाँ पे ये सोशल मीडिया वेबसाइट है। ये एक वेब एजेंसी वेबसाइट है। हर एक जैसे कंपनीज होती हैं, कंपनी डिफरेंट होती हैं, तो उन्हीं के नाम से उनकी वेबसाइट्स बनाई जाती हैं। तो इस तरह इनकी ये कैटेगरीज हैं, ठीक है। कैटेगरीज कैसे बनाई गई हैं इनकी, कि कंपनी के नाम से ही कैटेगरी है। लाइक अगर कोई सॉफ्टवेयर हाउस की है तो वो एजेंसी है कोई। अब एजेंसी भी कई टाइप की होती है, डिजिटल एजेंसी है, एसईओ एजेंसी है, मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है, डिफरेंट होती हैं। ब्लॉगिंग है तो ब्लॉगिंग में फिर कैटेगरीज आ जाती हैं। कौन कौन सी ब्लॉगिंग है, इंटरनेट ब्लॉगिंग है, या दूसरा आर्टिकल ब्लॉगिंग है, मीडिया ब्लॉगिंग है, कौन सी ब्लॉगिंग आ जाती है, ठीक है। या सियासत पे कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं तो उनकी भी कैटेगरीज आ जाती हैं। गूगल है, इसकी भी कैटेगरीज हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है इस टाइम गूगल यूज़ हो रहा है। इसी तरह का एक और सर्च इंजन है बिंग, जो अक्सर माइक्रोसॉफ्ट में यूज़ होता है। ये एज में ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो बिंग है। ये उसका लोगो दिया हुआ उन्होंने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये बिंग का लोगो है, इसमें इन्होंने आजकल जो है वो की हुई है चैट, उसकी एम्बेड करवा दी है। आजकल जो ज़्यादा चली हुई है चैट जीपीटी, वो एम्बेड करवा दी है। तो इसी तरह से याहू सर्च इंजन है एक, ठीक है। याहू पे भी सर्चिंग होती है। इस तरह मज़ीद और भी बहुत सारे हैं, जो जैसे बेडू है, पता नहीं क्या है, चाइना में वो यूज़ होता है ज़्यादा। तो इस तरह की सर्चिंग जो है, हर चीज़ें जो है, चाइना वाले गूगल इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। आई थिंक सो, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है वो व्हाट्सएप भी इस्तेमाल नहीं करते, उनका अपना जो है वो मैसेंजर बना हुआ, तो उसी को यूज़ करते। तो इस तरह से बहुत सारे हैं। ओके, तो मैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या चीज़ है ये जो सबसे ऊपर एक येलो बार आ रही है और उसके साथ है कि ये वाइट सी बार है जिसके ऊपर ये मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये टोटल जो है इसको हम मेन्यू सेक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको हेडर सेक्शन भी कह सकते हो, मेन्यू सेक्शन भी कह सकते हो, नैव सेक्शन भी कह सकते हो, सिर्फ नैव भी कह सकते हो, ड्रॉप डाउन सेक्शन भी कह सकते हो। इतने सारे नाम हैं इसके, ठीक है। मजीद जब ये हम कोड में करेंगे तो उनमें ये इन्हीं के नाम से इनको कॉल किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, कुछ सोशल मीडिया दिया हुआ है, यहाँ पे ये टोटल वेबसाइट का लेआउट दिया हुआ है, कंटेंट दिया हुआ है। अक्सर आप लोगों ने बुक खोल के देखी हो तो पहले पेज पे कंटेंट लिखा होता है, इंडेक्सेस की होती है, तो उसके ऊपर बताया होता है यहाँ पे ये पेज पड़ा, यहाँ पे ये पेज पड़ा, यहाँ पे ये चीज़ पड़ी है, यहाँ पे ये चीज़ पड़ी हुई है। तो सेम एज यहाँ पे वही चीज़ें बताई होती हैं यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, क्या नहीं पड़ी हुई। ओके, यहाँ पे ये वेबसाइट का लोगो बताया जाता है। लोगो क्या है वेबसाइट का, ऊपर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ये डिफरेंट डिज़ाइन के होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे फेसबुक वालों का जो थोड़ा और डिफरेंट होता है, इसका जो है हर एक चीज़ का जो है डिफरेंट होता है। अच्छा, उसके बाद क्या आता है यहाँ पे, हेडर सेक्शन है। ये हेडर सेक्शन के बाद यहाँ पे आ गई ये पूरी बॉडी शुरू होगी। पूरी बॉडी में ये पहला सेक्शन जो होता है, पहला सेक्शन जो भी होगा इसको हम हीरो सेक्शन कहते हैं, ठीक है। हीरो सेक्शन भी कहते हैं, जंबरटोन भी कहते हैं इसको। जंबरटोन बूटस्ट्रैप वाले कहते हैं, पता नहीं किस बेस पे उन्होंने रखा है जंबरटोन, इसको क्यों कहते हैं मुझे इसका आइडिया नहीं है। बहरहाल जो वो कहते हैं तो हमें यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और नॉर्मली जो इसको कहा जाता है हीरो सेक्शन कहा जाता है, ठीक है। ये हीरो सेक्शन है। उसके बाद जो है इसकी असल बॉडी जो है शुरू होती है यहाँ पे। इसमें आप ये साइड पे जो घूम रही है, ये जो जा रही है अभी, ये इसको साइड बार कहते हैं, ठीक है। साइड बार होती है ये। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, ये जो है ये कंटेंट सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो है वेबसाइट का कंटेंट आता है। लास्ट पे जब आते हैं ये जो डार्क ब्लू सा या ऑफ ब्लू टाइप कलर यूज़ हो रहा है, इसमें एक लोगो है, थोड़ा सा अबाउट बताया हुआ है, नीचे ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये कॉन्टैक्ट है और ये सोशल मीडिया की कुछ कॉन्टेंट दी हुई है। तो ये क्या है, इसको हम फुटर कहते हैं। फुटर का मतलब यूँ समझ लें कि पूरी वेबसाइट का निचोड़ होता है। जैसा कि बुक के लास्ट पे देखें तो वहाँ पे लिखा होता है समरी या वर्ड मीनिंग्स या सिनोनियम्स टाइप कुछ इस तरह से कुछ दिए होते हैं, मीनिंग्स दिए होते हैं, और फिर कुछ शॉर्ट सी डेफिनेशंस भी दी होती हैं बुक के लास्ट पे, और आगे पेज नंबर भी लिखा होता है कि ये टॉपिक इस पेज पे है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि पूरे बुक का जो निचोड़ है वो आखिरी 3-4 पेजेस में उन्होंने बताया होता है, ठीक है। तो इसी तरह पूरी वेबसाइट का जो निचोड़ है वो यहाँ पे फुटर में बताया होता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे चीज़ें होती हैं।
जैसे कि इसका फुटर देखें, अब ये यहाँ पे लोकेशन बता रहा है, यहाँ पे कुछ ये अपने लिंक्स बताए हुए हैं इन्होंने, यहाँ पे प्राइवेसी बताई हुई है, यहाँ पे जो है अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ पे उनकी जो है टोटल ऐप्स हैं वो शो करवाई हुई हैं, इमेजेस हैं, जीमेल है, यहाँ पे उन्होंने अपनी कंपनी का जो है एक लोगो लगाया हुआ है, ये अक्सर डिज़ाइन में बना होता है, आज ये बिल्कुल खाली इन्होंने सिर्फ गूगल लिखा हुआ है। यहाँ पे ये इन्होंने बटन दिए हुए हैं, यहाँ पे उर्दू पश्तो जो भी लिखाने हैं तो वो लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट का फ्लो है। अब इसमें फिर मजीद और भी आ जाती हैं, सिंगल कॉलम वेबसाइट है, डबल कॉलम वेबसाइट है, ट्रिपल कॉलम है, 4 कॉलम है, या 5 कॉलम तक होती है, ये 4 कॉलम तक वेबसाइट होती हैं। उससे ज़्यादा फिर अगर कॉलम बनाएं तो स्क्रीन छोटी हो तो वेबसाइट का बेड़ा गर्क हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये देखो तो यहाँ पे 2 कॉलम बनाए हुए हैं, एक कॉलम ये है और एक कॉलम पे साइड पे फॉर्म लगाया हुआ है। इसमें क्या कर रहा है ये, इसमें अब लेफ्ट साइड पे जो है वो फेसबुक का बता रहा है, उसने अपना लोगो लगाया हुआ है ये बना के, उसके नीचे उस टेक्स्ट है, हेडिंग है और इमेजेस और समथिंग कुछ ये लगा हुआ है। उसके राइट साइड पे क्या लगा हुआ है, फॉर्म लगाया हुआ है, तो ये उसके नीचे जो है ये लिखा हुआ है, मीन्स के ये क्या है, इसमें कोई हेडर फुटर नहीं, ये बल्कि है फुटर इसके नीचे, ये इसके नीचे फुटर है। फुटर के उन्होंने काफ़ी सारे लिंक्स दिए हुए हैं, ऊपर इसका हेडर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, वो जब हम लॉगिन कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पे हेडर भी शो होता है। यहाँ पे मैं आपको जो है फेसबुक दिखा देता हूँ खोल के, सॉरी इमेजेस में, ओके यहाँ पे होप्स हो किसी की प्रोफाइल या कोई इमेज वगैरह आ जाएगी तो उसका मैं दिखा देता हूँ कि क्या है। होप सो यहाँ पे आ जाए, आई थिंक सो, नेट स्लो है या पता नहीं क्या इशू है। चले ये लोड होता है तो मैं मज़ीद आगे जो है ये देखें, यहाँ पे ये अभी कमिंग सून पे है, तो ये इस वेबसाइट का जो नाम है उसने बताया कमिंग सून है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल पूछी है उसने बताई हुई है, यहाँ पे ये टाइम चल रहा है और ये फुटर है इसका छोटा सा, ये फुटर है और ये वाला फुटर है जिसमें उसने ये चीज़ें बताई हुई हैं। ओके, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये होम का आइकन नज़र आ रहा है कि ये वीडियो का है, ये ग्रुप्स का है या पता नहीं पेजेस का है, ये ग्रुप्स का है और ये प्रोफाइल का, इस तरह से ये ऊपर चैट का, नोटिफिकेशन का, ये सर्च बार बताई हुई है। इसको मैं बड़ी स्क्रीन पे ले जाता हूँ, होप से यहाँ पे नज़र आ जाए सही। ओके, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये जो ऊपर है इसकी, ये इसका हेडर है, मेन्यू बार है। अब यहाँ पे फेसबुक देखें 3 कॉलम में डिवाइड हुई है। पहला कॉलम जो है जिसमें आपके कुछ फ्रेंड्स दिखा रहा है या कुछ ग्रुप्स बनाए हुए हैं, कुछ ने कुछ, उसके बाद उसने शॉर्टकट्स रखे हुए हैं, यहाँ पे कुछ सी मोर किया हुआ है। सेंटर में जो है उसके पहले स्टोरीज आ रही हैं, रील्स जिसको कह सकते हो आप, उसके बाद पोस्ट का ऑप्शन है और नीचे उसकी बॉडी शुरू हो रही है जहाँ पे उसके पोस्टें शो हो रही हैं। राइट साइड पे जाएंगे तो राइट साइड पे ये अभी मेन्यू खोला हुआ, मेन्यू के नीचे देखेंगे तो आपके वो वाले फ्रेंड्स यहाँ पे शो हो रहे थे जो एक्टिव होते हैं, ठीक है। जो नहीं है वो नहीं पे होते तो वो भी कुछ लिस्ट में आ रहे होते हैं। ये फिर मेन्यूज़ के अंदर कुछ ड्रॉप डाउन्स बनाए हुए हैं। मज़ीद हम ये चीज़ें जो है इसमें कवर करेंगे। ये 3 कॉलम वेबसाइट बनी है। पहली पुरानी अगर 2010 से पहले की वेबसाइट खोल के देखें तो 4 कॉलम थी, पता नहीं 1 कॉलम वेबसाइट थी और बहुत ही थकी हुई थी। अब तो माशाल्लाह ये भी बनाई हुई है इन्होंने। ओके, तो बताने का मकसद ये था, ये सारी चीज़ें जो है लेआउट समझा दिया मैंने। लेआउट बनता कैसे है वो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। अच्छा, लेक्चर में हम यहाँ पे शुरू करते हैं लेआउट। ये सब कुछ जो है मैं इरेज कर देता हूँ ये जो है हम यहाँ से इरेज कर देंगे बॉडी, और स्टाइलिंग का सिर्फ स्टाइल का टैग रखते हैं, बाकी सब कुछ उड़ा देते हैं। मज़ीद होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा जी, अभी आ जाते हैं जी, लेआउट स्टार्ट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं सेव करके। सो यहाँ पे देखें टोटल खाली एम्प्टी बॉडी हो गई है। अब यहाँ पे आते हैं बॉडी में। असल में वेबसाइट का बेसिक सिंपल लेआउट अभी बताने लगा हूँ। मज़ीद जो है हम आगे जैसे जैसे करते जाएंगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। सो सबसे पहला बेसिक काम जो है इसमें, यहाँ पे लिखेंगे आप, जैसे मैंने पहले बताया था कि वेबसाइट में एक हेडर होता है, और लास्ट लेक्चर में या उससे लास्ट लेक्चर में मुझे याद है जहाँ तक मैंने ये भी बताया था कि उसमें कुछ सिमेंटिक टैग जो थे, वो मैंने जो लिस्ट एक दिखाई थी उसमें ये चीज़ें बताई थी कौन कौन से सिमेंटिक टैग होते हैं। तो वो सिमेंटिक टैग हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं। जितने टैग्स हमने यूज़ किए थे अभी तक, प्रैक्टिस किए हैं पीछे, वो सारे यूज़ करने हैं। और CSS हमने आगे इम्प्लीमेंट करना है। तो जो पहले लेक्चर दिए हैं मज़ीद कोशिश करें उनको एक बार फिर से देखें। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो उनको कवर करें, उनमें से कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। सारे टैग्स इतने ज़्यादा नहीं पढ़ाए, बेसिक से टैग पढ़ाए जो हमने रोज़मर्रा में यूज़ करने हैं, तो उन पर प्रैक्टिस करें ताकि हम यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकें उनको। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला सिमेंटिक टैग मैंने यूज़ किया है हेडर का। तो हेडर के अंदर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ H1 का टैग यूज़, और यहाँ पे हम कंपनी का नाम दे देते हैं जिस भी कंपनी का आप जो है यूज़ कर रहे हैं, या वेबसाइट या प्रोग्राम या कुछ भी एप्लीकेशन या कुछ भी बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ
हम लोग जो काम कर रहे हैं नाम सिर्फ वेब डिज़ाइनिंग का आता है, असल में हम लोग जो बनाते हैं वेब एप्लीकेशन बनाते हैं ऑनलाइन, ठीक है। इसको वेब एप्लीकेशन का नाम भी दे सकते हैं हम, क्योंकि एक ये एप्लीकेशन टाइप बन रही है, ऑनलाइन बन रही है, ठीक है। और वेब है तो दैट मीन्स कि वेबसाइट के ऊपर है, तो वहाँ पे जिस वेब के अंदर कोई फंक्शनैलिटी, कोई डिज़ाइनिंग या कोई भी पेज आप ओपन कर रहे हो तो वो एक वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट का ओपन कर रहे हो पेज, ठीक है। तो अक्सर लोग कह देते हैं कि आपने जस्ट वेब डिज़ाइनिंग की है, तो वेब डिज़ाइनिंग नहीं किया आपने, आपने वेब एप्लीकेशन पे काम किया है। जब आप एक HTML लिख रहे हो, फिर उसके बाद उसका CSS कर रहे हो, फिर उसको जावास्क्रिप्ट से कर रहे हो, jQuery से कर रहे हो, देन आप उसका निचोड़ निकाल के PHP यूज़ कर रहे हो, उसमें MySQL यूज़ करके एक कंप्लीट फंक्शनैलिटी के साथ एक वेबसाइट कंप्लीट कर रहे हो, तो फिर आप सिंपल आप उसको वेबसाइट डिज़ाइन नहीं कह सकते, बिकॉज आपने डेवलपमेंट की है। ये जो हम कोड लिख रहे हैं ये डेवलप कर रहे हैं हम, सो इसी को डेवलपमेंट भी कहते हैं। डिज़ाइनिंग हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमने अच्छा लुक देना है, UI UX डिज़ाइन बनाने हैं, सो इसलिए उसको डिज़ाइनिंग का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो कोई भी इस तरह से कोई सवाल करता है कि आपने जस्ट डिज़ाइनिंग की है, तो उसको एक्सप्लेन कर सको कि हम डेवलपिंग का काम करते हैं असल में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो है हेडर का टैग इस्तेमाल किया है। ओके, उसके बाद अभी फ़िलहाल इसको मैं जो है सेव कर लेता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक कंपनी का नाम आया है। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे एक जो है दूसरा टैग मैंने यूज़ किया असाइड का। असाइड मीन्स एक असाइड बार है, ठीक है। कंप्लीट जो इसकी एब्रीविएशन खुद से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है इसकी असाइड बार है। फ़िलहाल सिर्फ असाइड बार का एक टैग लेते हैं, इसमें मज़ीद बाकी काम बाद में करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, असाइड बार के बाद फिर मैं एक यहाँ पे ले लेता हूँ कंटेंट का एक टैग ले लेता हूँ। ये सारे सिमेंटिक टैग ले रहा हूँ, नाम से जाहिर हो रहा होगा कि इनमें क्या क्या काम करना है हमने, ठीक है। कंटेंट का टैग लिया, उसके बाद एक और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे फुटर का टैग ले लिया है। यहाँ तक होप सो क्लियर हो गया। ओके, अब यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ कि मैं हर चीज़ को जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये है एक मेरे पास, उसके बाद ये भी है, सॉरी ये है, ये यहाँ पे मैं कमेंट करके बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे असल में काम क्या करने लगा, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से क्या करूँगा, ये कर दूँगा, इसमें मैं लिख देता हूँ कि हेडर स्टार्ट है यहाँ पे, ठीक है। इसमें एक और एंटर लगाते हैं, इसमें मैं लिख देता हूँ साइड बार पे काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूँ मेन साइट जो है कंटेंट है उसका मेन साइट का कंप्लीट जितना भी है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फुटर। होप सो अब क्लियर हो गया होगा चीज़ें, ठीक है। सेव किया, इसे रिफ्रेश करते हैं। अभी यहाँ पे कुछ नहीं आएगा बिकॉज सिर्फ एक हेडिंग ही तो लिखी हुई है। ओके, अब यहाँ पे इनके अंदर हम जो है डाटा पुट करने लगे हैं। डाटा कैसे पुट करेंगे, असाइड बार है, तो असाइड बार में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नैव का टैग लेते हैं, ये भी मैंने पढ़ाया था पहले और बताया था, सिमेंटिक टैग है। इसके अंदर जो है एंकर टैग लेंगे, ये भी मैं बता चुका था पहले कि किस तरह से इस पे काम होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम, यहाँ पे आ जाता है href हाइपर रेफरेंस, मीन्स कि अभी फ़िलहाल हैश यूज़ करते हैं, इसका बताऊँगा कि क्या काम करता है ये। और इसको जो है मज़ीद कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं अबाउट अस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी सर्विसेज। स्पेलिंग देखते जाना सही है या गलत है, और पूरे क्योंकि स्पीड में लिखना होता है, टाइम शॉर्ट होता है, तो स्पीड में स्पेलिंग आगे पीछे हो सकते हैं, वो आप लोग को चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, सेव किया, रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ मेन्यू अब हमारे पास जो है आ गया है। ओके, कंटेंट के अंदर मैं लिखता हूँ कुछ एक पैराग्राफ। ओके, तो यहाँ पे मैं जो है क्या लेने लगा था अभी, पैराग्राफ। ये एक कंटेंट के अंदर मैंने पैराग्राफ लिया है, इसका जो है पैराग्राफ क्लोज कर देता हूँ टैग यहाँ पे, और यहाँ पे मैं स्टार्ट सेव कर लेते हैं। फुटर आ जाता है, फुटर के अंदर मैं फिर से एक पैराग्राफ लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड कॉपी सेमीकोलन,
कॉपीराइट 2023 कुछ भी लिख दें। फिर यहाँ पे अक्सर ये भी लिखा होता है मेड बाय, और इसके अंदर जो है बी टैग कर लेते हैं स्टार्ट और क्लोज। यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, आप अपना नाम लिख लें। सेव किया, रिफ्रेश करके चेक करते हैं। अभी देखें यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट वेबसाइट का स्ट्रक्चर ये बनता है। अब इसको नक्शा बनाने के लिए हमने क्या यूज़ करना है, CSS का यूज़ करना है यहाँ पे। तो CSS को यूज़ करने के लिए यहाँ पे एक मिस्टेक कर गया मैं थोड़ी सी। ये एक कंटेंट है और ये साइड बार जो है ये कंप्लीट, यहाँ से मैं कट करके यहाँ पे मैं लूँगा एक सेक्शन, सॉरी सेक्शन का एक टैग आएगा, ठीक है। सेक्शन का टैग क्लोज होगा और ये सेक्शन के अंदर दोनों चीज़ें आएंगी हमारी, ठीक है। बिकॉज अब इसको मैं समझाता हूँ कि ये सेक्शन के अंदर क्यों आएंगी। वो इसलिए आएंगी क्योंकि ये साइड बार है और ये कंटेंट है। जब मैं डिज़ाइन करूँगा तो इसको आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये एक ही सेक्शन के अंदर क्यों लिया गया था, ठीक है। ओके, अब आपने क्या काम करना है, आप आ जाना है स्टाइल के अंदर। स्टाइल के अंदर सबसे पहले मैं हेडर को डिज़ाइन करता हूँ। यहाँ पे आऊँगा मैं, यहाँ पे लिख लूँगा हेडर, वही कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज। इसके अंदर आ जाएंगे, मैं सबसे पहले दे दूँगा इसको बैकग्राउंड HDD, सॉरी ये अभी नहीं बताया है तो हम यहाँ पे ग्रे का यूज़ कर लेते हैं। ये मैंने दे दिया ग्रे कलर। अच्छा, CSS में जैसे मैंने बताया कि HTML में पहले लेक्चर में जैसे मैंने बताया था कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो लिखना लाजमी होता है। जैसे ये वाला HTML हेड टाइटल, उसके बाद ये स्टाइल हेड क्लोज बॉडी, और फिर लास्ट पे ये बॉडी क्लोज, और ये लिखना जैसे मस्ट होता है HTML के लिए, इसी तरह CSS के लिए भी थोड़ी सी चीज़ें जो है मस्ट होती हैं। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब पूरी वेबसाइट में कहीं पर भी कुछ भी हो, ठीक है। उसमें जाके आपने जो पैडिंग है वो आपने पैडिंग इसकी 0 कर देनी है। फिर मार्जिन जितना है वो आपने इसका 0 कर देना है। उसके बाद फिर बॉक्स साइजिंग जो है वो बॉर्डर बॉक्स कर देना है। ये 3 प्रॉपर्टीज़ आपने इसमें लाजमी देनी है जब भी CSS करना है। अब इसको सेव करके चेक करवाता हूँ, यहाँ पे देख लेंगे खुद ही आप क्या फ़र्क है। वो जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग थी, एक्स्ट्रा मार्जिन थे, एक्स्ट्रा पैडिंग्स थी, या एक्स्ट्रा बॉक्स साइज से बाहर निकल रही थी चीज़ें, वो सारी उसने क्या किया है, वो एक सीक्वेंस से ला के जोड़ के शो करवा दिया। अब इसको जितना जूम इन जूम आउट करें ये बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी, चीज़ें ख़राब नहीं होगी। ओके, अब यहाँ पे आता हूँ हेडर। हेडर में हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी बैकग्राउंड दिया है। बैकग्राउंड के बाद मैं यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग दे देता हूँ तकरीबन 40 पिक्सल, बस बहुत है 40 पिक्सल, हर साइड से 40 पिक्सल की पैडिंग आ जाएगी। उसके बाद मैं इसे कह देता हूँ टेक्स्ट लाइन जो है सेंटर कर दोगे आप। टेक्स्ट लाइन इसका जो है सेंटर हो गया है। उसके बाद मैं इसको कह देता हूँ आपके जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट कर दो आप। वाइट करने के बाद जो है ये टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया। हमारा हेडर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे, क्या है, सेक्शन है। इसको कॉपी करो, यहाँ पे सेक्शन में आ जाओ। सेक्शन में आके इसको कह दो भाई इस सेक्शन की जो विड्थ होगी, ओके यहाँ पर भी नहीं लगाई, तो यहाँ पे भी हम जो है सॉरी विड्थ देंगे, और विड्थ दे देंगे 100%। जब विड्थ की बारी आती है तो विड्थ ऐसे नहीं उठाता, इनलाइन में उठा लेता है। जब इंटरनल CSS में आते हैं तो कोई टैग उठा लेते हैं, कोई टैग नहीं उठाते। वो इसलिए नहीं उठाते, इनके साथ 2 प्रॉपर्टीज़ का और इजाफा करना पड़ता है। वो कौन सी होती हैं, एक पोजीशन रिलेटिव करनी पड़ती है। अब पोजीशन रिलेटिव क्या है, रिलेटिव जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कि पोजीशन जो है इसकी पोजीशन रिलेटिव कर दो। रिलेटिव मतलब इसके साथ जो इसका हमसाया या रिश्तेदार जो भी रिलेटिव है उसके साथ कर दो। समझ आ रही बात की, पोजीशन रिलेटिव कर देगा। उसके बाद फिर जो है डिस्प्ले इसको कर देना आप लोगों ने ब्लॉक। कुछ ब्लॉक्स होते हैं, कुछ इनलाइन ब्लॉक होते हैं। ये सेकंड या थर्ड लेक्चर में मैंने आप लोगों को असाइनमेंट भी दी थी और उसमें बताया भी था कि इनलाइन कौन से टैग्स होते हैं और ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक कौन से होते हैं और ब्लॉक टैग कौन से होते हैं। तो कुछ जो है टैग बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होते हैं, जैसा कि देखा जाए तो ये एंकर टैग देखो एक ही लाइन में आ रहे हैं, इनलाइन है। और कुछ टैग जो है ये जैसे P है और ये सेक्शन टैग हैं, तो ये देखो ऊपर नीचे आ रहे हैं। मैंने ये वाजे नोट पैड पे पेंट पे मैंने समझाया था कि जो वर्टिकली अलाइन होते जाते हैं वो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जो हॉरिजॉन्टली अलाइन होते हैं वो कौन से होते हैं, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पे हमने क्या देना है, डिस्प्ले ब्लॉक कर देना है इसको। तो अब ये क्या करेगा, इसको रिफ्रेश करें। अब ये इस पर चेंज कुछ नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि विड्थ उसने ऑटोमेटिकली उसकी 100% गेट करके पूरी स्क्रीन जितनी भी होगी ऑटोमेटिकली गेट कर लेगा।
सेम एज अब इस पे आते हैं सेक्शन पे, तो यहाँ पे दूंगा मैं विड्थ 100%, उसी के साथ जो है पोजीशन रिलेटिव कर दूंगा और डिस्प्ले जो है ब्लॉक कर दूंगा। यहाँ पे सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो अभी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर जो है असाइड बार है, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये अगले लेक्चर का हिस्सा है लेकिन मैं यहीं पे बता रहा हूँ तो गौर कीजिएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेक्शन, फिर मैं लिखता हूँ असाइड बार, फिर मैं इसके ऊपर CSS करना शुरू करता हूँ। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सेक्शन के अंदर कोई असाइड बार है उसके ऊपर काम करना है। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे असाइड बार। अब प्रॉब्लम ये था कि असाइड बार एक सेक्शन के अंदर है, एक सेक्शन से बाहर होती तो वो क्या करता, जितनी साइड बार होती सबको डिजाइन कर देता। अब ये क्या करेगा, अब ये करेगा सिर्फ सेक्शन के अंदर वाला जो साइड बार है सिर्फ उसको डिजाइन करेगा। तो यहाँ पे हम जो है सबसे पहला काम वही पोजीशन रिलेटिव कर देंगे। और अब यहाँ पे मैं करूंगा डिस्प्ले जो है वो इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो अभी तक कोई फर्क नहीं आएगा। अब इसको जो है बैकग्राउंड दे देते हैं हम, यहाँ पे कुछ भी कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करूँगा, येलो ही कर लें, जो नाम आ रहे हैं ये करते हैं इसको। अभी जो है मज़ीद इस पर और CSS देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम इसमें। बैकग्राउंड दे देते हैं येलो, इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओके सो अब इसमें जो है विड्थ दे देंगे हम इसको तकरीबन 30%, रिफ्रेश कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा हो गया तो आई थिंक 20% बहुत होगा, हाँ अब बहुत है। ओके अब इसको मैंने दिया है सेम एज इसके साथ का जो था कंटेंट, इस पे काम करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन, सेक्शन में जो कंटेंट है इस पे आप पोजीशन जो है रिलेटिव कर लेंगे। आप पोजीशन रिलेटिव देते हैं इसे, डिस्प्ले जो है वो इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं और इसका बैकग्राउंड फ़िलहाल मैं क्या कर दूंगा, स्काई ब्लू, ठीक है। और अब टोटल जो है विड्थ सेक्शन की 100% थी, ठीक है। अब सेक्शन के अंदर दो ये जो है पोर्शन लिए हुए थे, एक साइड बार का था, एक कंटेंट था। अगर साइड बार की जो है विड्थ 20% है तो बाकी कितनी बचेगी आपके पास, यहाँ पर मैं विड्थ दे दूंगा इसको 80% आ जाएगी, 100% कंप्लीट होता है। सेव करके रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे चेक करते हैं। अब इशू ये होता है कि अक्सर कुछ ना कुछ पैराग्राफ है या एंकर टैग हैं या डिव है या सेक्शन है या ये जो खुद से टैग हैं, ये क्या करते हैं, ये असल में अपनी खुद की भी कुछ ना कुछ मार्जिन रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये 19.5 कर दूँगा और तो अब देखें ये सब कुछ सेट हो गया, ठीक है। 0.5 में एक पिक्सल का भी अगर चेंज आता है तो एक पिक्सल भी हमारे लिए थोड़ा सा मसला बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 6 करूँगा तो अभी देखिए चल रहा है, 7 करूँगा तो भी चल रहा है, 8 पे आके मेरे ख्याल से मसला होगा। अब देखिए सिर्फ 2%, 0.2% मेरे ख्याल से कोई 2 या 3 पिक्सल ही बनेंगे, ठीक है, उस पर भी आके मसला करें। तो जितना यहाँ पे एडजस्टमेंट होता है इसको फिलहाल यहाँ पे करेंगे। मज़ीद फिर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आती है, इसमें ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव और ये हर चीज़ कैसे एडजस्टमेंट होती है, ये मज़ीद हम जो एडवांस CSS पढ़ेंगे उसमें होगा। ओके तो अब ये मैंने कर लिया है इनलाइन। तो एक इन दोनों को जो है प्रॉपर्टी में एक और देता हूँ, यहाँ पे फ्लॉट लेफ्ट कर देता हूँ। जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखें, अब मैं अगर इसकी विड्थ जो है 20% कंप्लीट करूँगा तो अब ये परफेक्टली इसकी विड्थ 20% उठा लेगा। अब फ्लॉट का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो वहाँ पे दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, एक फ्लॉट और एक स्विमिंग। स्विमिंग वो होती है जो हम खुद कर रहे होते हैं, फ्लॉटिंग वो होती है जो खुद से हो रही होती है, हम नहीं कर रहे होते, ठीक है। दैट मीन्स कहा जाए तो जो चीज़ मर गई है या बेजान हो गई है वो फ्लॉट कर रही होती है, तैर रही होती है। स्विमिंग हम खुद से कर रहे होते हैं बिकॉज हम जिंदा हैं तो हम अपने हाथ पाँव मार के जो है स्विमिंग, तो ये अब फ्लॉट लेफ्ट कर दिया, ठीक है। कहने से मुराद ये है कि पोजीशन रिलेटिव है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक यहाँ पे काम नहीं कर रहा लेकिन लगा दिया हमने, ठीक है। जब फ्लॉट कर दिया तो पोजीशन काम करती है लेकिन डिस्प्ले जो है ये काम करना छोड़ जाता है, ठीक है। अब ये डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करने का मतलब क्या था कि ये एक लाइन में आए और ये एक लाइन, दोनों एक लाइन के अंदर शो हो जाए। ऐसी था
बिकॉज हमने इसलिए यूज़ किया था। अगर हम ये उड़ा भी देंगे तो भी ये जो है इसी तरह ही रहेगा, क्योंकि ये फ्लॉट हो गए हैं। अब इनका खुद का कोई वजूद नहीं रहा, ठीक है। हमने कहा फ्लॉट लेफ्ट हो जाओ, एक दूसरे के साथ वो चिपक के एक ही लाइन में आ गए। तो मज़ीद हम फिर भी जो है इसको यूज़ करेंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक को। ओके, तो अब जो है इन दोनों को जो है मैं यहाँ पे पैडिंग दे दूंगा तकरीबन 20 पिक्सल का। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अब क्या बना है। ओके, अब यहाँ पे साइड बार है, साइड बार के अंदर जो है नैव टैग था, ठीक है। नैव के अंदर क्या था, एंकर टैग थे। इसको मैं कहता हूँ पोजीशन जो है रिलेटिव, लेकिन डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक कर दो। तो अब ये क्या करेगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। लाइक पहले वो इनलाइन थे, अब वो ब्लॉक लिस्ट में आ गए हैं। अब इनको जो है मैं थोड़ी सी पैडिंग भी दे दूंगा 20 पिक्सल। तो अब ये क्या करेंगे, एक मेन्यू की शेप इख्तियार कर लेंगे। यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं करता, 10 पिक्सल कर देता हूँ। अब सही कुछ लग रहा है। ओके, अब ये जो साइड बार था इसकी पैडिंग जो है मैंने 20 पिक्सल दी है, तो यहाँ पे मैं 100 पिक्सल दे देता हूँ और स्पेस देता हूँ। अब ये क्या करेगा, अप एंड डाउन से 100 पिक्सल लिया मैंने, लेफ्ट और राइट से मैंने कितने लिए, 20 पिक्सल लिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन बन गया है यहाँ पे। ओके, सेम एज यहाँ पर भी मैं 100 पिक्सल कर दूंगा, स्पेस, सेव, रिफ्रेश कर देंगे। ओके, अब ये आ जाता है नीचे यहाँ पे। अब फ्लॉट लेफ्ट का इशू ये था कि फ्लॉट लेफ्ट ने क्या किया, उन दोनों को जो है इसको भी इसके साथ चिपका दिया फ्लॉट लेफ्ट करने के लिए। अगर हम फ्लॉट लेफ्ट का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक यूज़ करें, तो ये जो है ये फिर यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिकली आएगा। अब इसको नीचे लाने के लिए हम इसको करते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फोटर ही था ना, तो यहाँ पे जो है पोजीशन जो है रिलेटिव कर दें, डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक कर दें। पहले इतना करके चेक करें उठाता है या नहीं उठाता, नहीं उठाएगा। इसको जो है विड्थ आप कर देंगे इसकी 100%, सेव करके रिफ्रेश करें। इसको जो है बैकग्राउंड दे देंगे आप ब्लैक। असल में अब ये फुटर इतना काम कर रहा है सिर्फ फ्लॉट की वजह से, ठीक है। अब हम इसको वापसी ओरिजिनल हालत में लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो फ्लॉट है वो हम जो है बल्कि उड़ाएंगे नहीं, हम फ्लॉट को यहाँ पे कमेंट कर देते हैं ताकि लिखा रहे, आप लोगों को पता हो कि फ्लॉट भी इस्तेमाल किया था, ठीक है। ये कमेंट किया हमने, इसको वापसी क्या करेंगे हम 19 पॉइंट समथिंग था, 7 आई थिंक सो 7 था। ओके, अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इधर का जो सामान है वो थोड़ा कम पड़ गया, तो वो ऊपर से वाइट स्पेस जो है वो छोड़ रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या काम करते हैं कि ये जो इतना सा है पैराग्राफ, इसके 2 पैराग्राफ बना लेते हैं, 3 बना लो। यहाँ पे जो है एक BR टैग लगा दो ताकि दोनों पैराग्राफ अलग अलग फील हो, ठीक है। उसके बाद फिर से एक BR टैग लो और एक और पैराग्राफ ले लो, सेव करो, रिफ्रेश करो। अब इसका कंटेंट थोड़ा सा इस हिसाब से लिखना है क्योंकि ये जो बेसिक CSS होता है इसमें हमने मार्जिन पैडिंग दे के एक दूसरे को चीज़ को सेट करके बस शो करवाना है कि बस ये हमने बना दिया है। मज़ीद जो है इसको जब ये सेट हो गया, हम एडवांस CSS में पढ़ेंगे तो उसमें ये ऑटोमेटिकली चीज़ें फ्लेक्सिबल होती जाएंगी कि जैसे मर्जी आप लगाएंगे वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होंगी। तो उसमें क्योंकि एडवांस होता है, बेसिक तो बेसिक ही है, तो या तो इसकी हम पैडिंग कम कर सकते हैं या फिर इसमें हम कंटेंट कम कर सकते हैं। तो हम इसकी पैडिंग जो 100 दी थी, ये वाला कंटेंट था 100 थी, तो इसको हम 80 करके देखते हैं, थोड़ा सा और कम करके देखते हैं, सो गुड हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे अभी मज़ीद इसमें बाकी काम करते हैं। यहाँ पे पहले इस फोटर को सेट कर लें, फोटर में आते हैं। फोटर का ये बैकग्राउंड ब्लैक किया था, तो यहाँ पे इसका कलर क्या करेंगे, सॉरी वाइट कर देंगे, सेव करके रिफ्रेश करते हैं। टेक्स्ट लाइन जो है वो हम सेंटर कर देंगे, सेव करके रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे जो है पैडिंग दे देंगे 20 पिक्सल, जितने भी आपको हस्बे तौफीक लगे आप दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा, अब मज़ीद जो है इसकी सेटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसकी थोड़ी सी अगर कम कर दूँ पैडिंग, तो मेरे ख्याल से इसको साथ चिपक जाना चाहिए था। चलें खैर जो भी है जैसा है, अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही गुजारा करते हैं। ओके, ये बना हमारे पास एक लेआउट।
इस लेआउट में हमने कुछ जो है टैग्स भी डिस्कस करने थे। तो यहाँ पे जो है एक तो जो है सबसे पहले नंबर पे एक टैग जो है हम भूल गए थे कुछ, जब हम टैग्स यूज़ कर रहे थे तो उस वक्त टैग भूल गए थे। उनमें एक जो है कोड का टैग था। तो यहाँ पे मैं अभी ये CSS यहाँ पे लेआउट जो है ये असल में वेबसाइट का बेसिक सा लेआउट मैंने तैयार किया है। इसमें मज़ीद जो है हम कल इसको अच्छे से करके देखेंगे कि इसमें मज़ीद हम क्या क्या यूज़ करेंगे इसमें और क्या चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। तो ये होगा। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे एक और काम कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आ जाते हैं बॉडी में, ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को मैं कर देता हूँ यहाँ पे खाली, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक हमारे पास होता है कोड मॉड्यूल। कोड मॉड्यूल किस काम के लिए इस्तेमाल होता है वो मैं बता देता हूँ। एक्स लिया, प्लस लिया, वाई लिया और इक्वल लिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे कह दिया जी इन दोनों का आंसर जो है ये आ गया और ये आ गया। इस तरह के काफ़ी सारे लाइंस लिख ली, कोड लिख लिया। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कोड लिख रहे हैं, ठीक है। इसको हमने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे देखें हमें वो क्या कर रहा है, वही कोड जो है हमें शो हो रहा है। तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, अब इसको एक यहाँ पे बियर टैग लगा देंगे तो ये आपका कोड जो है उसी तरतीब से शो होना शुरू हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। जूम करने पे देखें ये स्ट्रक्चर सारा अजीब सा हो गया, बिकॉज विड्थ हाइट थोड़ी सी कम ज़्यादा हो गई है तो इस वजह से चेंज हो गया। ओके, यहाँ पे ये आ गया सारा सेम। ये हमारे पास था कोड मॉड्यूल। उसके बाद जो है हमारे पास एक और मॉड्यूल आता है, फॉर एग्जांपल इसी में ही हम यूज़ कर लेते हैं KBD। अब KBD क्या काम करता है, ये कोड का दूसरा भाई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिख लेते हैं CTRL फिर प्लस फिर S। इसका मतलब क्या होता है, असल में कंट्रोल प्लस S का कोई भी चीज़ सेव करनी होती है, शॉर्टकट कीज़ वगैरह लिखने के लिए ये चीज़ जो है इस्तेमाल होती है, ठीक है। तीसरा था, उसके बाद जो है एक सैम्प का एक टैग होता है यहाँ पे। जैसे मैं इसमें लिख लेता हूँ SAMP लिखा और इतने से एरिया में मैंने SAMP क्लोज कर देता हूँ। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो इसमें होगा क्या, अब सॉरी स्लैश लगाना भूल गया मैं। ये जो सैम्प है HTML5 में आया है और ये देखिए यहाँ पे ये इसने इसकी लैंग्वेज जो है वो चेंज कर दी। मैं इसका अल्टरनेट बता देता हूँ क्या होता है। प्री टैग हमने पहले यूज़ किया था। प्री टैग और सैम्प टैग जो है ये दोनों सेम है। प्री टैग जो था वो HTML4 में यूज़ होता था और जो है ये सैम्प ये HTML5 का है। दोनों सेम काम करते हैं, प्री और ये दोनों सेम काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर इसको मैं एक तो जूम आउट करता हूँ, ओरिजिनल हालत में लेके आता हूँ। तो कंटेंट यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है। इसको हम सेव कर देते हैं और ये जितना अभी तक काम किया है इसको हम या तो कमेंट कर देते हैं या फाइल ही हम चेंज कर लेते हैं। उसमें मज़ीद बाकी काम जो है वो कवर करेंगे। इसका जो है index2 नाम दे देता हूँ और इसको हम ले आते हैं इधर। और स्टाइल जो है स्टाइल के अंदर वाला हिस्सा रखते हैं, बाकी जो है उड़ा देते हैं। ओके, बॉडी जो है बॉडी भी टोटल क्लियर कर लेते हैं। ओके, सेव करके इस फाइल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्लियर है। अब YouTube की वीडियो को एम्बेड कैसे करवाया जाता है, आप अपने HTML पेज पे या अपनी वेबसाइट के अंदर YouTube की वीडियो को एम्बेड कैसे करवा सकते हैं, उसका तरीकाकार मैं बता देता हूँ। पहले भी 2 टैग हम इस्तेमाल कर चुके हैं, iframe का और एम्बेड का टैग इस्तेमाल कर चुके हैं। उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप YouTube पे जाएँ और यहाँ से भी वीडियो जो है एम्बेड करवा सकते हैं। कोई भी वीडियो, फॉर एग्जांपल यही वाला वीडियो है, इस वीडियो को जो है आप यहाँ से ओपन कर लें। ओपन करने के बाद या वहीं पे भी आप कर सकते हो। is, but hackers do, and they hate it. SSL helps protect your site and your. ये वीडियो है हमारे पास एक छोटी सी। तो इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये शेयर का ऑप्शन है, राइट क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको कॉपी लिंक या एम्बेड लिंक या यहाँ पे देखिए कॉपी एम्बेड लिंक मिल जाता है। इसको तरीका बता देता हूँ। राइट क्लिक करें, कॉपी एम्बेड कोड, तो इसको मैं नोटपैड पे जो है फिलहाल लगा लेता हूँ। यहाँ पे देखें आपको ये कुछ इस तरह से कोड बनाया देता है, ठीक है। मज़ीद अगर आप यहाँ पे शेयर पे जाएंगे तो यहाँ से भी आपको ये चीज़ मिल जाएगा। एम्बेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वही कोड जो है ये बना हुआ दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये कंट्रोल शो करवाने हैं या नहीं करवाने हैं, हटाने हैं तो हटा देगा। यहाँ से कंट्रोल शो करवाने हैं, ये प्राइवेसी इनहांस मोड करना है या नहीं करना है, तो ये आपको कोड बना दिया। इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे देख लें दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, बिकॉज दोनों सेम ही जनरेट करके देते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है यूज़ कौन सा करना है कौन सा नहीं करना, ठीक है। तो ये जो कोड हमने कॉपी किया था इसको आप यहाँ पे लगाएंगे
इस बॉडी के अंदर आके लगाएंगे सेव करके। इस पेज को जब हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे वही वीडियो आ जाएगी जो हमें चाहिए थी, ठीक है। यहाँ से आप इसे प्ले कर सकते हैं। ये अब उसने इस प्लेयर की जितनी विड्थ थी ये वाली, ठीक है, ये जितना प्लेयर है इस विड्थ के हिसाब से उसने वही विड्थ यहाँ पे हमें शो करवा दी है। यहाँ पे हम जो है इसकी विड्थ चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम 500 पिक्सल कर देते हैं, इसे 500 भी लिखेंगे तो 500 विड्थ दे देगा। हाइट इसकी कम करनी है तो एक्सेप्ट रेशो होता है 16:19 जैसे है, तो इसके लिए 300 कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये वीडियो जो कंप्लीट शो होगी है। अच्छा, फिर इसमें ये उसने कुछ चीज़ें जो है बना के दी हैं, ऑटो प्ले भी करके दिया है, क्लिप और कॉपीराइट करके दिया है, मीन्स कि इसके ऊपर से आप चीज़ें जो है कॉपीराइट कर सकते हैं। मीडिया जो है उसकी जियो स्कोप करके दिया है, इनक्रप्टेड मीडिया दैट मीन्स की इसकी प्राइवेसी होती है। अच्छा, इसमें अब जो है लिंक में कुछ चेंज करना हो तो यहाँ पे आते हैं। होप सो यहाँ पे कुछ चीज़ें काम कर जाएँ, कुछ चीज़ें जो हैं वो काम नहीं भी करती होती। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑटो प्ले, फिर इक्वल लगाता हूँ और 1 लगाता हूँ। होप सो ये काम करे, मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैंने असल में ट्राई किया था पहले भी तो काम कर रहा था। अब यहाँ पे काम करेगा या नहीं करेगा। और ओके, यहाँ पे मैं लगाता हूँ कॉमा म्यूटेड इक्वल में, फिर इसको मैं कर देता हूँ 1 ट्रू होता है 0 फॉल्स होता है, ठीक है। तो होप सो मैं अगर सही यूज़ कर रहा हूँ कोड तो ये काम करेगा, अगर मैं सही नहीं यूज़ कर रहा तो ये काम नहीं करेगा। अच्छा, इसको हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ये इरेज करते हैं और दोबारा से लिखते हैं। दोबारा से इसमें जो है पहले क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क के बाद इसमें हम लगाएंगे रिलेशन जो है REL इक्वल कर देंगे हम इसको 0, उसके बाद लगाएंगे एंड, फिर हम लिखेंगे ऑटो प्ले इक्वल और 1 करेंगे इसको, फिर लगाएंगे एंड। ऑटो प्ले हमेशा म्यूट पे काम करता है, म्यूट के बगैर काम नहीं करता। इसको हम सेव करके रिफ्रेश करके देखते हैं तो यहाँ पे देखें ये ऑटो प्ले नहीं होगा। हम अब करेंगे एंड, यहाँ पे लिखेंगे म्यूट, म्यूट के बाद हम करेंगे यहाँ पे इक्वल और 1, सेव करेंगे, रिफ्रेश करके हम चेक करते हैं तो यहाँ पे देखें म्यूटेड जो वीडियो है वो चल पड़ी है। तो ये जो है वीडियो एम्बेड करने का तरीका था यूट्यूब का। इसकी मज़ीद विड्थ हाइट वगैरह करनी है और या इसको स्टाइल करना है तो इस आई फ्रेम को उठा लेंगे। ओके, इसको जो है यहाँ पे पेस्ट करें, यहाँ पे आप इसका वो जो है बॉर्डर लगा लें, बॉर्डर लगा देता हूँ मैं 5 पिक्सल सॉलिड और रेड, सेव करें, रिफ्रेश करके देख लें। इसको मज़ीद जो है मार्जिन जो है वो ऑटो कर देंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। ओके, अब जो है इसमें बॉर्डर के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी भी होती है जो लास्ट टाइम मैं बताना भूल गया था। इसी तरह जो है एक आउटलाइन की प्रॉपर्टी होती है, सेम यही बॉर्डर की कॉपी है, बस ये है कि इसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज हैं। लाइक कि 5 पिक्सल दिया मैंने यहाँ पे, इसकी भी वही टाइप है और इसको जो है मैं ब्लू कर देता हूँ। सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो अब यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे 100 पिक्सल और ऑटो कर देता हूँ, ठीक है, सेव एंड रिफ्रेश। अब यहाँ पे देखें नहीं उठा रहा ऑटो तो चलें छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 100 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। अब देखें आउटलाइन भी उसने गेट कर ली है और जो है मज़ीद जो है उसने ये भी कर लिया। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ होती है आउटलाइन ऑफसेट होता है, ऑफसेट मार्जिन का दूसरा नाम है, ठीक है। यहाँ पे 10 पिक्सल अगर मैं दूंगा तो ये आउटलाइन जो है 10 पिक्सल उससे बाहर चली जाएगी। अगर वैसे हम इसे मार्जिन पैडिंग देते रहते तो ये इसने हिलना भी नहीं था, ठीक है। तो लाइन अगर 10 पिक्सल ज़रा दूर से शो करवानी है तो वो क्या करती है, आउटलाइन जो है वो इसका ऑफसेट भी यूज़ करते हैं। सेम एज होप सो यहाँ पे बॉर्डर का भी होगा, बॉर्डर देते हैं और यहाँ पे आप लिखें ऑफसेट, तो इसका नहीं होता। तो किसी किसी प्रॉपर्टी का ऑफसेट होता है, किसी का नहीं होता। तो सेम यहाँ पे जो है बॉर्डर हो गया। ओके, आज के लेक्चर में जो है हमारे पास एक और चीज़ बची है, एक या दो चीज़ें बची हैं मुश्किल से। ओके, इसके साथ जो है हम यहाँ पे बॉडी पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। स्टैटिक के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ
बॉडी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड के 3-4 प्रॉपर्टीज़ लास्ट टाइम मैं पढ़ा चुका था। तो अब अगर मैंने बैकग्राउंड में इमेज भी यूज़ करनी हो और उसके ऊपर ओवरले का भी यूज़ करना हो तो वो कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे बैकग्राउंड इमेज, नहीं सिर्फ बैकग्राउंड यूज़ करेंगे। और बैकग्राउंड में पहले जो हम यूज़ करते थे यूआरएल, इमेज यूज़ करने के लिए जो है यूआरएल इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे जो है इमेजेस स्लैश जहाँ पे इमेज आपकी पड़ी हुई है वो देख लेते हैं। हम इमेजेस में जाते हैं तो मेरे ख्याल से आज भी यही रोल ही चला लेते हैं। ठीक है, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद नाम इसका यहाँ पे लिखा और .jpg एक्सटेंशन लिख देंगे। सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो देखें बॉडी पे जो है बैकग्राउंड आ गया है। ओके, अब जो है इसमें कुछ मज़ीद प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो देने से पहले मैं बाकी काम कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है आप इसमें मज़ीद यहाँ पे जैसा कि लीनियर ग्रेडियंट है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें लीनियर ग्रेडियंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू टॉप या टू लेफ़्ट या कुछ भी कर लें, टू टॉप कर लेते हैं या टू लेफ़्ट, टू बॉटम कर लेते हैं, बल्कि 245 डिग्री करते हैं। ठीक है, 245 डिग्री। उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ब्लैक और कॉमा और वाइट सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो अभी यहाँ पे जो है ब्लैक और वाइट तो बिल्कुल कुछ नहीं आया, उसने उठाया नहीं है मेरे ख्याल से, उसने कुछ भी नहीं उठाया, प्रॉपर्टी ही गलत कर दी है उसने। तो अभी जो है इसमें चेंज ही आता है मेरे ख्याल से, यहाँ पे कॉमा नहीं आता है या फिर यहाँ पे कॉमा नहीं आता, किसी जगह पर नहीं आता है। लास्ट टाइम मैंने समझाया था वो मैं देख लेता हूँ। इसमें जब डिग्री लगा दी है तो हमें ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब यहाँ पे जो है कॉमा आ जाएगा, इसे रिफ़्रेश करेंगे तो अब देखें यहाँ पे आपके पास बैकग्राउंड वर्क कर रहा है, लेकिन अभी इमेज नहीं आ रही है। तो इमेज कैसे आएगी, इमेज लाने के लिए इसको जो है मैं ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, ट्रांसपेरेंट कलर कर दूंगा। तो यहाँ पे देखें एक साइड से जो है ब्लैक शेडो आ रहा है और एक साइड से कलर आ रहा है वो। यहाँ पे इसको 180 डिग्री करके देख लेते हैं। 180 डिग्री से ऊपर से ब्लैक हो रहा है तो आई थिंक माइनस कर देंगे तो ये नीचे से शुरू होना शुरू हो जाएगा, या नहीं 90 से होगा शायद, या 360 भी होगा। 90 पे करके देखते हैं 90 पे ये कहाँ जाता है। सेव और रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो फिर ये 0 पे रहेगा ना, तो फिर ये नीचे से आएगा। ठीक है, ओके। अब जो है ये चीज़ें होगी। यहाँ पे लिखें बैकग्राउंड रिपीट जो है वो नो रिपीट करें, सेव करें, रिफ्रेश करें। अब देखिए बैकग्राउंड रिपीट नहीं हो रहा। उसके बाद मैं क्या कहता हूँ इसे, बैकग्राउंड साइज़ जो है वो आप कवर कर दें, सेव करें, रिफ्रेश करें। अब ये कवर हो गया। अब हमारे पास रहता क्या है, ये जो लीनियर ग्रेडियंट है इसको आपने 100% कैसे करना है। इसको 100% करने के लिए पोजीशन जो है रिलेटिव करें, तो इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी जो है इसके साथ वो सेट होगी और उसने इसका जो है साइज़ ऑटोमेटिकली सेट कर देना। तो यहाँ पे लिखेंगे, असल में ये यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि बॉडी के अंदर जो कंटेंट है असल में वो इतना ही है। ठीक है, तो वो पूरी बॉडी को इसलिए इतना ही शो करवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जो है इसकी विड्थ शो करवा दूंगा 100% और हाइट भी मैं दे देता हूँ 100%। 100% उठाता नहीं है वैसे, होप से उठा लें, क्योंकि 100% का मतलब ये है कि जितना कंटेंट है उतना ही 100% है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको 800 पिक्सल दे दूंगा। जितने मैं इसको पिक्सल दूंगा आपका बैकग्राउंड उतना ही जो है स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है ये इमेज के साथ जो है यहाँ पे इसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो दोनों जो है ब्लैक कर देगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अब इमेज नहीं आ रही, ब्लैक ब्लैक ही आ रहा है। तो इसको जो है कलर बनाने का तरीका आज के लेक्चर में था, लेकिन टाइम काफ़ी ओवर हो गया, सो इंशाल्लाह कल देखेंगे। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल ब्लैक और ट्रांसपेरेंसी काम चला लें, सेव करें, रिफ्रेश करें। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। मज़ीद जो है इसमें कुछ भी पूछना हो तो आप इस नंबर पे ईमेल पे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा सा जो है ओवरव्यू दे देता हूँ। लास्ट इससे पिछली फाइल में जो है कुछ जो है वेब की लेआउट्स को समझा था, हेडर था, उसमें साइड बार था, कंटेंट था और फुटर था, और कुछ टैग्स जो मिसिंग थे वो कवर किए थे। इसमें जो है हमने यूट्यूब का वीडियो जो है एम्बेड करना सीखा है वो, और इसको स्टाइलिंग सीखी है। और इस लेक्चर में शुरू में जो है उसका जो है CSS का इंट्रोडक्शन देखा था, उसमें लेआउट देखा है, कुछ कोड टैग देखा है, KBD टैग था,
सैम टैग था, यूट्यूब लिंक था, CSS को कमेंट कैसे किया जाता है ये देखा है, आउटलाइन का एक जो CSS की प्रॉपर्टी थी वो हमने यूज़ की है, वो कैसे होता है, उसके बाद जो है बैकग्राउंड विद ओवरले हमने यूज़ किया है वो कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आज के लेक्चर में हमने कवर की हैं। मज़ीद जो है इसमें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है कवर करेंगे कि उसमें जो है मज़ीद इसको डिज़ाइन जो है बेटर किया जाए। ये सारी चीज़ें जो है होप सो आपको समझ आ गई होंगी। इसमें जो कन्फ्यूजन हो वो आप इस नंबर और ईमेल पे पूछ सकते हैं या वीडियो पे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।